सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासीज NCERT एंड RBSE फॉर्म मेधावी से। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अध्यापन का समझ में आ रहा है और आप साथ साथ में याद कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है आपको साथ साथ में याद करना। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा प्रकरण है क्लास 9 कोर्स बी संचन, और संचन के अंदर चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? वो है आपके सामने समृद्धि। श्रीराम शर्मा के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ है। इस पाठ से संबंधित 5 भाग बनाकर मैंने अपलोड कर दिए और मुझे जानकर अति प्रसन्नता है कि आपने वो प्रत्येक भाग देखे हैं। इसी क्रम के अंदर आज मैं अगला भाग लेके आया हूँ। देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले जो भाग थे उन्हें बताया गया था कि लेखक के जीवन की घटना है। लेखक अपने बड़े भाई साहब से डरता है। लेखक स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है एक तो याद दे, बीती हुई बात को याद करना ही क्या कहता है? स्मृति कहता है। इसमें देखिए, एक तो है भाई साहब। भाई साहब का मतलब यहाँ पे बड़ा भाई। उसके बाद में लेखक, लेखक का भी क्या है? छोटा भाई। इस प्रकार से जो है वो लेखक है, और लेखक का भी क्या है? छोटा भाई। और लेखक से बड़ा है तो बड़े को क्या कहते हैं? बड़े भाई को भाई साहब कहते हैं। अब तक मैंने बताया था कि भाई साहब कितनी देते हैं भाई? 3 चिट्ठी देते हैं। तीन चिट्ठी को देते हैं और कहते हैं कि जाके डाक खाने में डालो। लेखक की आदत होती है कि रास्ते में कुआं पड़ता है, कुएं में क्या होता है? सांप। उस सांप को क्या मारते हैं? पत्थर मारते हैं। उसके बाद जाते हैं। जब चिट्ठियां होती है, चिट्ठियां ना गिरी, इतनी चिट्ठियां कहाँ की जाती है? टोपी में। लेकिन आदत, लेखक की आदत जो थी, लेखक की जो आदत थी कि सांप को क्या मारना? सांप को जो है वो पत्थर मारना। सांप को पत्थर मारना। जब पत्थर मारता है टोपी में से, वो चिट्ठियां कहाँ गिर जाती है? कुएं में। सांप कहाँ आता है? कुएं के अंदर। अब उन 3 चिट्ठियों को पाने के लिए लेखक किस प्रकार से प्रयत्न करता है? उसका क्या प्रयत्न होता है? उसका प्रयत्न होता है कि वो क्या करेगा भाई? कुएं में उतर कर सबसे पहले क्या करेगा? सांप को डंडे से मारेगा। और उसके बाद में क्या कहेगा भाई? वो चिट्ठियां लेकर ऊपर आ जाएगा। यहां तक बता दिया था। जैसे जैसे लेखक सांप से लड़ने के लिए, वो कितने बने भी बहुत से सांप मारे थे, नीचे उतरता है, उसी समय कुएं के दांतन से जब 4-5 गज रहा होगा, तब ध्यान से नीचे की ओर देखा। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्या मिले? ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती है। तो देखिए, कुएं के दांतन से जब 4-5 गज रहा होगा, तब ध्यान से नीचे की ओर देखा। अक्कन चकरा गई। सांप फन खाए दांतन से एक ऊपर उठा हुआ नहा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पिट्ठी पर था, आधा अगर भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मैंने उतरने गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी कारण शायद मुझे उतरते हुए देख सांप ने क्या किया? घाट लगा दी। सांप ने क्या किया? मुझे उतरते हुए घाट लगा दी। ये कौन कह रहा है? ये आपके सामने लेखक कह रहा है कि जैसे जैसे मैं उतर रहा था, मुझे लगा कि सांप ने क्या किया भाई? मुझे देखकर ही क्या लगानी? घाट को लगा लिया। किसको देखकर? लेखक को देखकर। बात समझ आई नहीं है यहाँ तक? बात समझ आई नहीं है यहाँ तक? देखिए,
जैसे सपेया जैसे बीन बजाकर काने सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित होकर फन फनाकर खड़ा होता है, फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती टेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के ढातन की परिधि के बीचों बीच उतरना था। इसकी मानने से सांप से 1.5-2 फुट की दूरी पर पैर रखना, इतनी दूरी पर सांप पैर रखने पर चोट करता है। याद रखें, कच्चे कुएं का व्यास बहुत ही कम होता है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखना ये है कि कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। ये एक बात याद रखने वाली है, कच्चे कुएं का व्यास चौड़ाई बहुत ही कम होती है। कच्चे कुएं का व्यास चौड़ाई बहुत ही कम होती है। कच्चे कुएं का व्यास चौड़ाई बहुत ही कम होती है। कच्चे कुएं का व्यास चौड़ाई बहुत ही कम होती है। कच्चे कुएं का व्यास चौड़ाई बहुत ही कम होती है। ये ध्यान देने बात है। समझ रहे, याद रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत ही कम होता है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा जो साधन बीचों बीच लटक रहा था, ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता। उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता। थक भी गया था, बच्चा तो था उस समय, वो बता रहा था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के ढातन पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक जो मैं नीचे उतरता त्यों त्यों मैं एकाग्र चिंता, मतलब बहुत ही ध्यान से देखना कि सांप क्या हरकत कर रहा है, सांप क्या मूवमेंट महसूस कर रहा है, सांप क्या हलचल कर रहा है। एक एक इंच जो मैं नीचे उतरता था त्यों त्यों मेरी एकाग्र चिंता बढ़ती जाती थी। मुझे एक सूझ का मतलब उपाय, तरीका सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गई और सांप ने फूंक मारकर उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकी रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि का उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूमकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटकाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी कौन सा, सांप के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के ढातन पर खड़ा हो गया। आंखें चाह हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप जो चतुसफा कहते हैं, आंखों से सुनने वाला कहते हैं, मैं समय चतु गवा हो गया था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी ताकत आंखों को दे दी। शाम के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर आक्रमण करता है। शाम के फन की ओर, सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी। लेकर कह रहा है मेरी आंखें किस पे थी भाई, सांप के फन की ओर। किसकी ओर थी, सांप के फन की ओर थी कि वह किस ओर आक्रमण करता है। लेखक कह रहा है मेरी आंखें कहां थी।